नमस्कार, कशिश न्यूज के खास बुलेटिन में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और इस बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की एक बड़ी खबर से करते हैं। ठीक स्टेशन के सामने में जो पटना मार्केट का इलाका है, उस इलाके में भीषण आग लगी है और आग बुझाने के लिए दमकल, हालांकि चार दमकल की गाड़ी आ चुकी है, लेकिन फिर भी आग को अभी तक कंट्रोल मतलब नियंत्रण में नहीं ला पाया गया है। कहा यह जा रहा है कि जरूर कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी है। और आग की जो स्थिति है, जो हम खुद वहाँ पर घटनास्थल पर मौजूद थे, काफ़ी तेज़ी से आग फैल रहा है और तमाम उस कम्प्लेक्स पक्का का मकान है और उस कम्प्लेक्स में आग लगने का मतलब है कि और अंदर में जो दुकान है, जिन दुकानों में आग लगा है वो दुकान कपड़े की दुकान है और उसके ठीक बगल में मेडिकल शॉप है एक। तो इस स्थिति में अगर आग को कंट्रोल में नहीं लाया गया, कंट्रोल में स्थिति नहीं बनी, तो फिर बहुत मुश्किल होगा कंट्रोल करने में। ये एकदम जब आप कंकर बाग से जब आप बढ़ते हैं तो ठीक पुल के नीचे एकदम स्टेशन और आर ब्लॉक के बीच का ये जगह है जहाँ पे ये आग लगने की घटना घटी है। आग, सारी दुकानें बंद हैं। ये एक राहत की बात है कि सारी दुकानें बंद हैं। बहुत कम लोगों का आवागमन उस इलाके में देखने को मिला है, लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम 2-2, 4-4 गाड़ी वहाँ पे पहुँच चुकी है और कोशिश हो रही है कि किसी तरीके से आग पे काबू पाया जा सके। पूरी जो खास करके जो स्टेशन के आसपास के इलाकों में जो दुकान है, उस 2-3 दुकान के बाद आग फैले नहीं। अभी कोशिश फायर ब्रिगेड की टीम की यही हो रही है कि वो आग की लपेटे में कोई दूसरा दुकान नहीं आवे। ये स्थिति लगातार अपने कह सकते हैं कि फायर ब्रिगेड की टीम, क्योंकि ये लॉकडाउन की वजह से पूरी पुलिस फोर्स वहाँ पे मौजूद थी, उसमें फायर ब्रिगेड की सूचना भी बहुत सही समय पर मिल गई है और फायर ब्रिगेड की टीम वहाँ पहुँच भी गई है और अभी फिलहाल आग अभी भी बेकाबू है। चलिए, हमारे साथ मरगूब आलम इस वक्त जुड़ गए हैं। मरगूब, क्या स्थिति है? ठीक मस्जिद के बगल में जो मार्केट कम्प्लेक्स है, उस कम्प्लेक्स में आग लगी हुई है। हम खुद वहाँ पे मौजूद थे जिस समय ये आग लगने की घटना घटी थी। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात आ रही है। कई फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहाँ पहुँच चुकी है, पुलिस प्रशासन के लोग भी वहाँ पहुँच चुके हैं। क्या आग पर काबू पाया गया? क्या स्थिति है फिलहाल? देखिए, फिलहाल बहुत अफरा तफरी है। आपको पता है संतोष जी कि वो इलाका बहुत ही घना इलाका है और आग की लपटें काफी दूर पर हैं। वहाँ अगल बगल कई 4 व्हीलर गाड़ियां लगी हुई थी, उनको तत्काल वहां से हटाया गया है। कोतवाली थाने की पुलिस अभी वहां पहुंची है, साथ ही साथ गांधी मैदान थाने की पुलिस पहुंची है। फायर ब्रिगेड की जो हमारे पास प्रारंभिक तौर पर जानकारी है, 2 गाड़ी वहां पहुंच गई है और दोनों गाड़ी वहां है। अब फिलहाल आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जो लोग, चूंकि वहाँ कई होटल हैं, कई लोगों का बसेरा है, चूंकि वो इलाका जो है वो इलाका बहुत पॉश इलाका तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे होटल हैं, बहुत सारे वहाँ कह सकते हैं कि अन्य दुकानें हैं, उन सभी को वहां से हटा लिया गया है। फिलहाल आग पर काबू करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन चूंकि थोड़ी राहत इस बात की है कि बहुत ज्यादा हवा नहीं चल रहा है, इसीलिए थोड़ी राहत है और आग पर बहुत जल्द काबू पा लिया जाएगा। फिलहाल कह सकते हैं पुलिस की टीम वहां है, गांधी मैदान और कोतवाली एसएचओ खुद पहुंचे हैं कोतवाली। हमसे उनसे बातचीत हुई, उन्होंने कहा है कि दमकल की 2 गाड़ी पहुंची है और आग पर फिलहाल काबू पाने की कोशिश की जा रही है और जल्द ही आग पर काबू पा लिया जाएगा। संतोष, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ बने रहिए। पारस वाली खबर पर भी आपसे बात कर लें। पारस में अस्पताल में एक महिला मरीज को लेकर पिछले 2-3 दिनों से कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे और जिस तरीके से पीड़िता की माँ ने, मतलब पीड़िता की बेटी ने, मतलब जो अस्पताल में भर्ती थी जो महिला, उसकी बेटी ने जिस तरीके से शिकायत की थी, उसके बाद सोशल मीडिया में भी ये खबरें बड़ी ही रोचक तरीके से हम कह सकते हैं कि थोड़ा ये समझना भी चाहिए, लेकिन कमोबेश उसी तरीके से उस खबर को भी फैलाने की कोशिश हुई। हालांकि लड़की बाद में खुद अपने बयान से पलट गई है। जरा सुनिए कि इस पूरे प्रकरण में जिनकी माँ की मृत्यु हुई है, जरा उसकी बेटी क्या कह रही है, जरा आप भी सुनिए। खतरा को सेक्सुअल असॉल्ट हुआ। 3 लोगों ने मिलकर मेरी मम्मी के साथ फिजिकली गलत करा और उसके बाद फिर उस दिन से मम्मी की तबीयत खराब होने लगी। उसके पहले मम्मी बिल्कुल ठीक थी, बिल्कुल ठीक थी मेरी मम्मी। हम पैदल आए थे, मैं उसको लेकर आई थी
और उसके बाद फिर उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। जब से ऐसा हुआ मैंने लोगों से बात की, हॉस्पिटल स्टाफ को बताया, तब से उन लोगों ने ऐसा कुछ करा। उन लोगों ने इंट्यूबेशन कर दिया तभी तुरंत। मेरे को बोला कि आपको साइन करना होगा, इनकी हालत खराब हो जाएगी, और उनको इंट्यूबेशन कर दिया ताकि वो कुछ बोल ना पाए। और उसके बाद फिर आज उनकी डेथ डिक्लेयर कर दी। क्या नाम था? हर दिन रात को हमको कॉल करके परेशान करते थे। कभी बोलते थे फिजिकल असॉल्ट का टेस्ट करेंगे, मैंने कंसेंट नहीं दिया, फिर भी जबरदस्ती उसका टेस्ट किया गया इतनी क्रिटिकल कंडीशन में। पेशेंट के अटेंडेंट या लड़की ने अपना एक लिखित बयान थाना को दिया है, और उस थाने में लिखित बयान के आधार पर जो उचित कार्रवाई होगी वो होगी नियम कानून के अनुसार। वो नाम नहीं हॉस्पिटल को दिया, हॉस्पिटल के ऊपर लगाया आरोप। चलिए, मरगूब आलम हमारे साथ जुड़ गए हैं। मरगूब, क्या है पूरा मामला? कभी बयान देती है, कभी बयान से पलटती है, फिर आज लिख कर दी है। महिला का पोस्टमार्टम हुआ है क्या? लगता है मरगूब आलम से हमारा संपर्क टूट गया है। क्योंकि ये बहुत ही पेचीदा मामला है और लगातार इसमें अलग अलग तरह के बयान भी आ रहे हैं। हॉस्पिटल प्रबंधक की तरफ से कुछ और बयान आ रहे हैं। फ़िलहाल एक आवेदन भी दिया गया है लड़की की तरफ से। क्या उनका पोस्टमार्टम हो रहा है कि नहीं, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि वो शारीरिक रूप से जिस तरीके का आरोप लगाई है वो बड़ी गंभीर आरोप है कि हमारी माँ के साथ शारीरिक रूप से अत्याचार किया गया है। इस वजह से माँ मेरी कोमा में चली गई और आज उनका डेथ हो गया है। मरगूब आलम अगर हमारे साथ जुड़ गए होंगे तो हम मरगूब आलम से समझना चाहेंगे कि आखिर ये पूरा माजरा क्या है, क्योंकि 3 दिन पहले लड़की ने ही बयान बदल दी थी। खबर को हम लोग दूसरे तरीके से इस खबर को चलाए थे, फिर आज कुछ और बयान आ रहा है। ये बड़ा अजीबोगरीब स्थिति बनती जा रही है। महिलाओं के मामले में इस तरह की चीज़ें सामने आना पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा करता है। हमारे साथ मरगूब आलम जुड़ गए हैं। मरगूब, 2 दिन पहले 3 दिन पहले जो स्थिति थी जिसमें जिस तरीके का बयान आया, आज फिर वो बयान बदल दिए हैं कि नहीं हमारे माँ के साथ शारीरिक अत्याचार हुआ है। क्या एफआईआर दर्ज होकर महिला का पोस्टमार्टम हो रहा है क्या? देखिए संतोष जी, 2-3 दिन पहले आपको पता होगा कि ये पूरा मामला मीडिया में सामने आया था और पूरे मामला में हम लोगों ने पूरे मामले को कवरेज किया, लेकिन निश्चित तौर पर क्योंकि उस समय एफआईआर दर्ज नहीं था इसलिए हम लोगों ने इस पूरे मामले को पब्लिक में नहीं चलाया था। लेकिन आज एकाएक लगभग 6:30 बजे के आसपास उसकी माँ की डेथ हो गई। डेथ हो जाने के बाद उसने पूरे मामले की जानकारी जिला प्रशासन को दी, पटना पुलिस को दी। वहाँ एसएचओ पहुंचे शास्त्री नगर, उसके बाद वहाँ मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति हुई। उनके सामने में उनके माँ का डेड बॉडी कवर किया गया और उनके माँ के डेड बॉडी को ले आके उनका दाह संस्कार मजिस्ट्रेट के देखरेख में बागघाट में हुआ। लेकिन उससे पहले उन्होंने एक फर्ज बयान रिकॉर्ड कराया, एफआईआर दर्ज कराया, जिसमें उन्होंने कहा हमारे माँ के साथ असॉल्ट हुआ है, हमारे माँ के साथ हमारी लापरवाही से मौत हुई है, हमारे माँ के साथ अमानवीय व्यवहार हुआ है। और फिलहाल इस पूरे मामले में कई आईपीसी धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। ये पूरा मामला किसी व्यक्ति पर नहीं है संतोष जी, ये पूरा मामला प्रबंधन पर है निजी हॉस्पिटल के। और फिलहाल पुलिस का कहना है कि चूंकि एफआईआर दर्ज हो गया है, अब पुलिस पूरे मामले के छानबीन में जुटी हुई है। सीसीटीवी फुटेज को प्रशासन ने कहा है, जिला प्रशासन ने भी, पुलिस ने भी कहा है कि जो सीसीटीवी फुटेज है वो डिलीट नहीं होनी चाहिए, उसकी जांच होगी। सीसीटीवी फुटेज के साथ साथ अन्य जो लोग अटेंडेंट्स हैं उन सभी लोगों का मोबाइल नंबर लिया गया है शास्त्री नगर थाने के द्वारा, उन सभी से पूछताछ होगी और पूरे मामले की जांच होगी। हमारे पास जो दोनों अधिकारियों का बाइट है, उन्होंने कहा है कि जिला प्रशासन भी अपने स्तर से जांच करेगी और पुलिस चूंकि एफआईआर दर्ज हुआ तो पुलिस भी जांच करेगी। लेकिन आरोप बहुत गंभीर उस युक्ति ने लगाया है। लेकिन निश्चित तौर पर पूरी जो प्रक्रिया थी प्रोटोकॉल के तहत, उसकी मां का दाह संस्कार मजिस्ट्रेट और पुलिस के प्रतिनियुक्ति में बागघाट पे हो गया है और फिलहाल वो लड़की वहां से कल्याण बिगा नालंदा के लिए निकल गई। लेकिन पोस्टमार्टम नहीं हुआ तो फिर उनके साथ शारीरिक अत्याचार हुआ या फिर बाकी चीजों साइंटिफिक तरीके से कैसे साबित कर पाएगी पुलिस? ये बात तो निश्चित तौर पर ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। लेकिन अब इस पूरे मामले में जो मेडिकल साइंस का रहा, जो हमने बातचीत किया था, उनका कहना था कि पोस्टमार्टम हो पाना संभव नहीं था, इसलिए संभव पोस्टमार्टम नहीं हो पाया। और अब ये सवाल है कि अब चूंकि मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति थी, तो अब जो जिला प्रशासन का निर्देश था उसी निर्देश के अनुसार वहाँ पूरी तरह से कोविड प्रोटोकॉल का ये लोग हवाला दे रहे हैं कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत पूरी कार्रवाई की गई है। अब ये तो निश्चित रूप से जांच का विषय है, लेकिन जो आरोप है उस आरोप के तहत सही बात आपने कहा
कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट चुकी नहीं है, तो कहीं न कहीं निश्चित तौर पर जो गंभीर आरोप लगाएंगे उस आरोप को बहुत ज्यादा साबित कर पाना किसी के लिए बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अगर उस पूरे मामले में जिला प्रशासन का कहना है कि एक टीम भी बनाई जा रही है, जिला प्रशासन की जो टीम है वो भी जांच करेगी, अब पुलिस भी जांच करेगी। अब देखना होगा संतोष जी की जांच में क्या हो पाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम अगली खबर पर बात करते हैं। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक पोलो रोड, जो उनका सरकारी आवास है नेता प्रतिपक्ष का, उस आवास को उन्होंने अस्पताल में बदल दिया है। ऑक्सीजन युक्त बेड लगाए गए हैं और उन्होंने सरकार से कहा है कि आप इस बेड का इस्तेमाल कर सकते हैं मरीजों के देखरेख के लिए, मरीजों को भर्ती करने के लिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम सारी दवाइयाँ अपने ऐच्छिक कोष से दवा, मरीजों के खाने की तमाम व्यवस्थाएं हम कर रहे हैं। आप को जब कभी किसी भी मरीज की ज़रूरत हो तो वहाँ पे आप एडमिट कर सकते हैं। हमने ऑक्सीजन की भी व्यवस्था कर रखी है। तमाम तरह की जो सुविधाएं कोविड वार्ड में जो सुविधाएं उपलब्ध है, वो सारी सुविधाएं वहाँ पे मुहैया कराई गई है। और इसको लेकर ज़रा सुनिए कि क्या कह रहे हैं तेजस्वी, इसके पीछे क्या उद्देश्य है और किस उद्देश्य से ये इसको अस्पताल में परिणत किया गया है। ये जब सुशील मोदी डिप्टी सीएम थे और नेता प्रतिपक्ष भी बाद में बने, तो इसमें मीडिया कॉन्फ्रेंस हुआ करता था। जहाँ तक इस तस्वीर को देखने से जो जिस चीज़ें सामने आ रही है कि ये मीडिया कॉन्फ्रेंस हॉल था, काफ़ी लंबा चौड़ा ये हॉल है और इसमें बेहतर सेंट्रलाइज एसी की व्यवस्था है। हमें लगता है कि ट्रीटमेंट की बेहतर व्यवस्था हो सकती है, रख रखाव की सुविधाएँ हैं। लेकिन ज़रा सुनिए कि तेजस्वी इस मसले पर क्या कह रहे हैं। एक पोलो रोड, उसको लेकर के आइसोलेशन वार्ड्स बनाए जाए, क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए जाए, क्योंकि मरीज जो हैं बिहार के, उनको सरकारी अस्पतालों में बिस्तर नहीं मिल रही, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, दवाएं नहीं मिल रही। इसलिए हमने पूरी तरीके से सारा इंतजाम एक नंबर में, एक पोलो आवास में जो है हमने किया है। चाहे बेड हो, ऑक्सीजन हो, दवा हो, खाने पीने की सामग्री हो, पूरी तरीके से मेडिकली इक्विप्ड जो जरूरत की चीजें हैं वो हमने व्यवस्था एक नंबर पोलो रोड में किया है। हमने कई बार मुख्यमंत्री जी को 4 साल में चिट्ठी लिखा, लेकिन उसका कोई अब तक उन्होंने जवाब नहीं दिया। उम्मीद करते हैं कि एक सकारात्मक पहल, एक विपक्ष, जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते हम अपने सरकारी आवाज देना चाहते हैं। और ये चला नहीं सकते सेंटर, क्योंकि सरकारी बंगलो है, इसलिए सरकार से आग्रह है कि वो टेक ओवर करके इसको चलाने का काम करे और जो भी मदद हो सकता है वो हम करने के लिए। चलिए, एक पहल है और हमें लगता है कि इस पहल का स्वागत होना चाहिए और प्रशासन को भी, सरकार को, क्योंकि 30-40 बेड की व्यवस्था हो सकती है। बाकी व्यवस्थाएं किस तरीके का है, मान लीजिए डॉक्टर का डिप्टेशन होता है तो डॉक्टर के रहने की व्यवस्था, नर्स के रहने की व्यवस्था, अटेंडेंट के रहने की व्यवस्था, बाकी व्यवस्थाएं किस तरीके से वहाँ पे मुहैया कराई जाएगी, ये भी एक महत्वपूर्ण है। तभी सरकार, हमें लगता है कि इस कोविड सेंटर को टेक ओवर कर सकती है। चलिए, अब हम दूसरी खबर पर बात करते हैं। बिहार के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ प्रभात कुमार की डेड बॉडी आज हैदराबाद से पटना एयरपोर्ट पर पहुंची और उन्हें उनके डेड बॉडी को सिवान ले जाया गया है, जहां उनका पैतृक गांव है। सिवान में ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। सिवान के लोग तो मर्माहत हैं ही, साथ ही पटना के चिकित्सक जगत में भी उनके मौत से लोग काफ़ी आहत हैं। एक हर दिल अजीज डॉक्टर जो इलाज तो हार्ट का करते थे, लेकिन आज वो खुद कार्डिक फेलियर की वजह से इस दुनिया से चले गए। कुछ दिन पहले इन्हें कोरोना संक्रमित हुए थे और इसके बाद स्थिति में सुधार नहीं होने के बाद इनको स्पेशल मेडिकल एम्बुलेंस से हैदराबाद ले गया था, जहां इनका ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन फिर भी स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ। आखिरकार ये इस दुनिया से चले गए। चलिए, अब हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद हम दरभंगा चलेंगे। दरभंगा में एक अमानवीय चेहरा आप देखिए कि किस तरीके से ऑक्सीजन के लिए एक महिला की मौत हो जाती है, ऑक्सीजन के अभाव में छटपटा कर। दिखाते हैं, लेकिन एक पहले छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे थे मिथिला उत्तर बिहार के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज डीएमसीएच की। जी हाँ, उत्तर बिहार की सबसे बड़ी मेडिकल कॉलेज के साथ साथ बिहार के सबसे पुराने मेडिकल कॉलेज में एक डीएमसीएच, जिसका नाम आज भी दुनिया में
डंके के चोट पर लिया जाता है, लेकिन उसी अस्पताल में देखिए कि महज एक बूंद ऑक्सीजन के लिए अभाव में मरीजों की मौत हो जा रही है। ये तस्वीर जिस अभागे बेटे ने मोबाइल पे लिया है, देख लीजिए। एमसीएच में कैसे मरीजों की मौत हो रही है, एक पे एक मौत जितने भी हो रहे हैं वो ऑक्सीजन के कारण हो रही है। वो आप देख सकते हैं कि यहाँ जब भी ट्राइट हो रहा है, जब भी जो अभी लगाओ तो ये देखिए मरने के बाद ऑक्सीजन लग रहा है पेशेंट। करके एक सिलेंडर पर्सनल मैंने ले गया था, जिसमें रात में यूज किया था, रात में भी नहीं मिला था तो वो यूज किया था। मेरे पास लगभग ज़्यादा नहीं, थोड़ा देर का बैकअप बचा हुआ था, तो मैंने वो सिलेंडर छोटा वाला लगाया, फिर भाग के नीचे आया। उतना देर में हेल्थ मैनेजर मुझे मिला, पीछे मिला, तो उसको बोला भाई सिलेंडर दे दो, नहीं तो मेरे मम्मी जो है ना वो आधा घंटा के अंदर मर जाएंगे। पहले सिलेंडर मांगा तो इग्नोर कर दिया, तब बाद में मैंने जब बोला मेरा मम्मी मर जाएगा तो बोला चलो एक सिलेंडर देते हैं। उसने मुझे कितना बड़ा धोखा दिया कि खलिया सिलेंडर दे दिया। उसके बाद उसको मैंने ले गया खींच के किसी तरह, वो भी वीडियो मेरे पास है कि किस तरह मैंने खींच के सिलेंडर ऊपर ले गया। जैसे ही सिलेंडर फिट किया उसमें कुछ भी सिलेंडर खींच लेने वाला भी वीडियो नहीं था, वो खत्म खाली सिलेंडर था। मेरे मम्मी डेथ कर गया, वो भी वीडियो मेरे पास है। वो डेथ नहीं किया, उसका मर्डर हुआ है कोरोना के नाम पे। कोरोना के नाम पे मर्डर। इससे पहले हमने आपको खबर दिखाई थी किस तरीके से डीएमसीएच में, वो खबर भी हम आपको दिखाएंगे कि मरीज के परिजन तीसरे फ्लोर पर कोविड वार्ड बनाया गया है और मरीज के परिजन खुद ऑक्सीजन सिलेंडर लेके ऊपर जा रहे हैं मरीज के पास। ये स्थिति है डीएमसीएच, उत्तर बिहार के सबसे बड़े अस्पताल का, जहां 100 करोड़ से ज़्यादा का बजट है जिस अस्पताल का, उस अस्पताल की ये स्थिति है। देख लीजिए मरीज के परिजन किस तरीके से ले जा रहे हैं। जो महिला उसको ऊपर चढ़ा रही, जरा देखिए उनका उम्र है कि वो इस तरीके से ऊपर ले जाएं। बताइए इनका ये उम्र है। ये सच्चाई है डीएमसीएच में इलाज को लेकर। और अगर जो वहाँ बॉय हैं जो वहाँ मौजूद हैं, अगर उनको कहा जाए तो उनको पैसा चाहिए। आप देख लीजिए कि किस तरीके से लोग सीढ़ी से अपने पेशेंट के लिए ऑक्सीजन की सिलेंडर खुद उठा के वो लोग ले जा रहे हैं। ये और हर अस्पताल में एक अस्पताल मैनेजर की नियुक्ति किया है सरकार, और उसका जिम्मेवारी दी गई थी कि डॉक्टर के तमाम एक्टिविटियों पर वो नज़र रखेंगे, फैसिलिटेट करेंगे। लेकिन वो सबसे बड़ा अस्पताल में अभी जल्लाद और यमराज वही हो गया है। वो भी दिन भर पैसे के चक्कर में लगा रहता है कि कैसे पैसे की उगाही हो। बताइए कि ये जिम्मेवारी देखिए, इस उम्र में 60-70 साल की एक महिला अपनी बेटे के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर खींच के तीसरे माले पर ले जा रहे हैं। हम अपने संवाददाता गिरीश से हम जानना चाहेंगे कि डीएमसीएच में आखिर हो क्या रहा है। गिरीश तक अगर हमारी आवाज़ जा रही होगी तो गिरीश आपसे सीधा सवाल है कि डीएमसीएच में ये हो क्या रहा है। जी देखिए, दरभंगा के आइसोलेशन वार्ड का है तो डीएमसीएच उत्तर बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल है। यहाँ नेपाल तक के मरीज इलाज कराने के लिए आते हैं, लेकिन व्यवस्था के नाम पर कहें तो कुछ भी नहीं है। सिर्फ अस्पताल प्रशासन के द्वारा खाना पूर्ति की जा रही है। जब भी कोई अधिकारी जांच में आते हैं उस समय तो सब कुछ ठीक चलता है, सरकार के नियम के अनुसार चलता है, लेकिन जैसे ही अधिकारी वापस जाते हैं फिर वही स्थिति हो जाती है। आए दिन देखिएगा डीएमसीएच में आइसोलेशन वार्ड का कोई ना कोई वीडियो वायरल होते रहता है। इससे पहले भी देखे थे जो डेड बॉडी कोरोना पॉजिटिव की मौत हो जाती है, उस डेड बॉडी को पैसा के कारण जो है वार्ड वाइज नहीं देते रहते हैं। और अभी जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें जो एक ऑक्सीजन के लिए, जबकि अस्पताल में इतने डॉक्टर हैं, हेल्थ मैनेजर हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, कोई मदद करने के लिए नहीं तैयार होता है और पैसा मांगता है। जो भी वार्ड बॉय हैं उनके द्वारा 300 रुपये की डिमांड की जाती है, जो आप पैसा दे तब हम आपके मरीज तक ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाएंगे। इस स्थिति में जिस तरह से यह ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाया जाता है, एक तरह से खतरनाक भी है, कभी भी कुछ हो सकता है। और मरीज के परिजन जो है तो दर दर भटकते हैं। उसके बाद हेल्थ मैनेजर के द्वारा ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराया जाता है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ गिरीश मौजूद थे और गिरीश ने बताया कि उत्तर बिहार के सबसे बड़े अस्पताल का क्या हस्र है और आए दिन इस तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं। परिजन ही सोशल मीडिया में या मीडिया के हम लोग जैसे मीडिया कर्मियों को मुहैया करा रहे हैं कि कभी ऑक्सीजन नहीं है, कभी ऑक्सीजन को सिलेंडर परिजन खींचकर किसी तरीके से तीसरे महल्ले पर तल्ले पर लेके जा रहे हैं। कभी वीडियो वायरल ये होता है कि
मौत के बाद जो वहाँ के बॉय हैं वो पैसे चाहते हैं। कई तरह की ऐसी समस्याओं हैं जिन समस्याओं को लेकर लगातार DMCH सुर्खियों में है। अब हम आपको दिखाते हैं बेगूसराय से। जाइए, गिरीश ने कहा ना कि जब कोई बाहर से टीम आती है तो सब कुछ चकाचक लगता है, मुख्यमंत्री निरीक्षण करते हैं तो चकाचक लगता है। और इसी DMCH की खबर एक चली थी जिसको लेकर चिदम्बरम ने ट्वीट कर दिया, तो यहाँ के तमाम लोग टूट पड़े कि भाई DMCH के बारे में आप कैसे ये लिख सकते हैं। तो इस मौत के लिए कौन जिम्मेवार है? DMCH के कमियों को अगर मीडिया उजागर ना करे, और मीडिया अगर उजागर किया और किसी नेता ने इसको रिट्वीट करके सवाल खड़े कर दिए तो बड़ी जुल्म हो गया। तो आखिर आप बताइए इस मौत के लिए कौन जिम्मेवार है, जो ऑक्सीजन के अभाव में जिस मरीज की मौत हो गई। अब देखिए, 2 दिन पहले कम्युनिटी किचन का मुख्यमंत्री भी वर्चुअल निरीक्षण किए थे बेगूसराय का, सब कुछ चकाचक। आज देखिए तस्वीर, ये पहले की तस्वीर है और आज की भी तस्वीर हम दिखाते हैं। देख लीजिए किस तरीके से जो है सो सामुदायिक किचन की व्यवस्था की गई है। देख लीजिए, तस्वीर सामने में है, जरा देख लीजिए। कल और मतलब मुख्यमंत्री का निरीक्षण और आज देख लीजिए, सब कुछ टेबल कुर्सी हट गया, जमीन पर बैठ के खिलाया जाने लगा है। देख लीजिए आप, ये तस्वीर है 2 दिन पहले की तस्वीर और आज की तस्वीर, दोनों तस्वीर को आप गौर से देखिए कि कैसे जो है से चीज़ें बदलने लगी है। देखिए उस दिन की तस्वीर है, सब कुछ व्यवस्थित तरीके से टेबल कुर्सी लगा के बैठा के खिला, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। आज देखिए सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ गया, आज रेलम रेल वाली स्थिति है। देवघर में बाबा के नगरिया में लोग जिस तरीके से रेलम रेल करते हैं, ठीक उसी तरीके से रेलम रेल हो रहा है। प्रशासन के लोग उसको ठेल के बाहर कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग है, देख लीजिए क्या दूरी बनाई गई है, जबकि कहा गया है सरकार के द्वारा ये भोजन मुहैया कराया जा रहा है और उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। तो क्या स्थिति होगी आप सहज अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुख्यमंत्री को दिखाने के लिए कुछ और सामान्य दिनों में क्या स्थिति है। आप देख रहे हैं ये तस्वीर मुख्यमंत्री का, देखिए ये पहले की तस्वीर है, कितने बढ़िया तरीके से जैसे सजा के लगाया गया है। DM साहब भी पहुँचे हुए, सब कुछ देखिए कितना सुव्यवस्थित तरीके से। क्यों नहीं कोई मुख्यमंत्री ये समझता है कि भाई सिर्फ उनको दिखाने के लिए ये चीज़ें हैं। हम मीडिया वाले जब लगातार ये चीज़ों को समझ रहे हैं कि जब अधिकारी पहुंचते हैं तो स्थिति बदल जाती है। जैसे DM के आंख में धूल झोंकता है वीडियो, वैसे DM धूल झोंकता है CM को। लेकिन CM को समझ में नहीं आए, DM को समझ में नहीं आए कि हमारा देखिए किस तरीके से, देखिए CM का होना था तो देखिए कितना क्या सोशल डिस्टेंसिंग है। टेबल पर भी ऊपर से वाइट वाली जो है सब पॉलीथीन लगा दी गई है। देखिए क्या अंदाजा, पूरा बैलून वगैरह सब लगा हुआ है। किसके लिए ये लगाया गया था भाई? मुख्यमंत्री के ऐसे निरीक्षण का मतलब क्या है? आप बताइए कि इस निरीक्षण का क्या मतलब है कि मुख्यमंत्री निरीक्षण कर रहे हैं तो ये नज़ारा, आप मुख्यमंत्री चले गए तो आप दूसरा नज़ारा देख रहे हैं। चलिए हमारे साथ सौरभ जुड़ चुके हैं बेगूसराय से। सौरभ, ये नज़ारा कि मुख्यमंत्री का निरीक्षण करने वाले थे तो VVIP व्यवस्था और उसके बाद रेलम रेल वाली स्थिति बनी हुई है। क्या अधिकारियों को ये समझ में नहीं आती है कि ये खबर मीडिया आप दिखा सकती हैं, या फिर मुख्यमंत्री के झांसे देने से भले मुख्यमंत्री संतुष्ट हो जाए, राज्य की जनता तो सारी हकीकत देख रही है। तो जब CM नीतीश कुमार का वर्चुअल निरीक्षण था बेगूसराय के सामुदायिक बाधा केंद्र से, जो सामुदायिक किचन गरीब लोगों को खाना खिलाने के लिए किया गया था, तो एक रेस्टोरेंट की तरह उसके पूरी तरह से सजाया गया था, कालीन तक बिछाए गए थे। लेकिन अगले ही दिन जब आप उस सामुदायिक किचन में जाते हैं तो वह ढाबे से भी बदतर स्थिति में दिखता है। एक दिन पहले रेस्टोरेंट लगता है जो सामुदायिक किचन, वह अगले दिन ढाबे में तब्दील हो जाता है। और फिर शाम होते होते वह एक तरह से कह सकते हैं, ग्रामीण इलाकों में कहावत है भेड़िया धसान, वही नजारा सामुदायिक किचन बाघा की है, जहां 3 तस्वीर आप देख सकते हैं। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अधिकारी किस तरह से मुख्यमंत्री तक को आंख में धूल झोंकने का काम करते हैं। तैयारी चकाचक दिखाई जाती है, लेकिन धरातल पर कुछ और होता है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ सौरभ मौजूद थे, जो सौरभ बता रहे थे कि रेलम रेल वाली स्थिति बनी हुई है। चलिए अब हम आपको समस्तीपुर से 2 बड़ी खबर है, बैंक लूट और बैंक ग्रामीण इलाकों में जो बैंक चलाते हैं दोनों जगह लूट हुई है।
लगभग 11 लाख से अधिक की राशि की लूट है। क्या लूट के बाद क्या कहना है अधिकारी का, जरा ये भी सुन लीजिए कि ये बैंक में लूट हुई है और एक ही समय दोनों जगह जिले में अलग अलग अगर हम बात करें तो एक ही समय जो है सो ये घटना घटी है, बैंक लूट और जो संचालक होते हैं उसको गोली मारी गई है। क्या कहना है अधिकारी का, अगर कोई आधिकारिक बयान आया होगा तो जरा सुनिए कि क्या कह रहे हैं अधिकारी। आया पिस्टल गिराया, सारे कस्टमर पर पिस्टल गिराया, उसके बाद कैश वाले को जाकर 3 पिस्टल गिराया, उधर से फिर कैश लेकर चला गया। कितने की संख्या में थे? 7 आदमी की संख्या। लगभग कितने की लूट हुई है? लूट तो कैसेट साहब बताएंगे। 7 की संख्या में अपराधी अंदर घुसे हैं और कैश रुपये जो बाहर थे ग्राहक को बांटने के लिए उसका लूट किए हैं। ये लोग बता रहे हैं कि करीब 8 लाख रुपया का लूट किया है। चलिए अब हम सहरसा की खबर दिखाते हैं कि एक राहत भरी खबर है कि वहाँ आईसीयू से जो पेशेंट बाहर ठीक होकर निकल रहे हैं। तो चलिए, ये मुख्यमंत्री तो यह नहीं दिख रहे होंगे कि गुलाब के फूल से स्वागत हो रहा है, हम आपको दिखा रहे हैं कि जो ठीक होकर जो मरीज बाहर जा रहे हैं उनको अस्पताल प्रबंधक के द्वारा गुलाब के फूल से स्वागत किया जा रहा है। जरा देखिए किस तरीके से माला पहनाकर उनको बाहर अस्पताल से बाहर निकाला जा रहा है। ये एक सकारात्मक चीज़ है, एक जज्बे को जिंदा रखने वाली चीज़ है कि इससे एक हौसला भी बढ़ता है कि भाई चलिए हमने कोरोना को मात दी है और मात दे के हम बाहर निकल रहे हैं। ये सहरसा की खबर है। चलिए इस स्वागत योग्य कदम को कशिश की तरफ से भी उस पूरी डॉक्टर की टीम को बधाई की ज़रूरत है। इस हताशा और निराशा के दौर में कहीं से भी कुछ सकारात्मक चीज़ें सामने आनी चाहिए। चलिए इस खास बुलेटिन को यहीं समाप्त करते हैं, कल हमारी फिर मुलाकात होगी। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए, नमस्कार।